इसका आज से हम शुभारंभ कर रहे हैं। और यूनिट नंबर 2 का जो नाम है वो क्या नाम है? धारा विद्युत नाम है। भौतिकी की वो शाखा जहां पर आवेश किस अवस्था में होते हैं? गत्य अवस्था में होते हैं। उसी भौतिकी की शाखा को हम क्या कहते हैं? धारा विद्युत कहते हैं। जब शुरू में मैं टॉपिक्स को पढ़ा रहा था तो मैंने आपको यूनिट नंबर 1 मतलब स्थिर विद्युत और धारा विद्युत में जो डिफरेंस था उसको बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि स्थिर विद्युत और धारा विद्युत में क्या अंतर होता है। बात समझ में आती है, सिंपल सी बात है। धारा विद्युत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और जब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो धारा 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 बार बार हजार बार एक ही बात बोली कि धारा धारा धारा। ठीक है, बल्ब को बंद कर दो। अरे ठीक है यार, ये किसको ज्यादा तकलीफ हो रही है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात समझ में आती है, सिंपल सी बात है। जिसमें बहने का गुण होता है उसी को अपन क्या कह देते हैं? धारा कह देते हैं। तो भौतिकी की वो शाखा जहां पर आवेश किस अवस्था में होते हैं? गत्यावस्था में होती हैं। ऐसी विद्युत को हम किस नाम से जानते हैं? धारा विद्युत के नाम से जानते हैं। दोनों में यदि आप डिफरेंस करना चाहें तो बात सिंपल सी है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जब आप एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठेंगे और प्लास्टिक की कुर्सी पर 100 से सुताई करवाएंगे तो क्या होगा? प्लास्टिक की कुर्सी आवेशित हो जाएगी। लेकिन वे जो आवेश उत्पन्न होंगे वे किस अवस्था में होंगे? प्लास्टिक की कुर्सी पर स्थिर अवस्था में होंगे। आपका शरीर में भी उत्पन्न होने वाली आवेश स्थिर अवस्था में होंगे। तो ऐसी विद्युत स्थिर विद्युत है। जब आप क्या करेंगे, कोई व्यक्ति आएगा, नंगे पांव आएगा और आपको टच करेगा तो वो जो आवेश उत्पन्न हुए हैं वही गतिशील अवस्था में उत्पन्न होकर कहाँ चले जाएंगे? धरती में चले जाएंगे दूसरे शरीर के थ्रू। मतलब जो आवेश स्थिर अवस्था में उत्पन्न हुए थे अब वो किस अवस्था में उत्पन्न हो जाएंगे? धारा विद्युत में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बात समझ में आ गई कि जिसमें बहने का गुण नहीं है वो स्थिर विद्युत है। पूरी यूनिट में 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया था और पूरी की पूरी तीनों के तीनों जो टॉपिक्स थे उन टॉपिक्स में हमने आवेश को किस अवस्था में रखा? स्थिर विद्युत में रखा। अब सिंपल सी बात है, अब धारा विद्युत मतलब जहां आवेश किस अवस्था में होंगे तो इस पूरी यूनिट में आप लोग गांठ बांध लें कि जो आवेश होंगे वो किस अवस्था में होंगे? गत्य अवस्था में होंगे। तो भौतिकी की वो शाखा यहाँ पर आवेश किस अवस्था में होती है? गतिशील अवस्था में होती है। ऐसी विद्युत को हम धारा विद्युत कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं? सरल सी बात है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होती है? मैंने पहले ही कह दिया कि जब आवेश गतिशील अवस्था में होंगे तो ऐसी विद्युत को धारा विद्युत कहेंगे। अब विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं? अंग्रेजी में इसको इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जाना जाता है। तो बात समझ में आती है, सिंपल सी बात है, बात समझ में आती है, बड़ी सरल सी बात है कि धारा विद्युत की बात करते हैं, विद्युत धारा की बात करते हैं तो इसे आई से दर्शाते हैं जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जाना जाता है। और आई इक्वल टू आवेश प्रवाह की दर, अर्थात किसी चालक में जब आवेश गतिशील अवस्था में होते हैं मतलब गति करते हैं तो क्या बहती है? धारा बहती है। लोग आपने पूछा कि आवेश काय के रूप में बहते होंगे सर, तो मैंने कही पहली बात तो ये समझो कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब I इज इक्वल टू, सरल सी बात है, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आवेश प्रवाह की दर अर्थात I इक्वल टू हो जाएगा Q/T। जब जब आवेश समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो कौन प्रवाहित होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब प्रश्न चिन्ह ये है कि किसी चालक में ये जो आवेश प्रवाहित हो रहे हैं ये किसके सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं या आवेश के रूप में कौन प्रवाहित हो रहा है? तो हम लोग जानते हैं क्वांटीकरण के सिद्धांत से। क्या होता है? क्वांटीकरण के सिद्धांत से। ठीक है, सिंपल सी बात है। Q इज इक्वल टू क्या होता है? आपका N होता है। ठीक है, इस N को यहाँ रख दीजिए और बहुत सरल सी बात है, हम लोग समझ ही गए, बार बार समझे, 1000 बार समझे कि हमेशा जो भी आवेश प्रवाहित होंगे वो इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रवाहित होंगे। क्योंकि नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो स्थिर अवस्था में होते हैं, वो गत्य अवस्था में नहीं होते। सिंपल सी बात है। तो अतः परिणाम स्वरूप हम देख सकते हैं कि उस चालक में जब धारा बह रही है तो वो किसके रूप में बह रही है? इलेक्ट्रॉन के रूप में बह रही है। तो एक तो आ गया सूत्र, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन जब समय के सापेक्ष किसी चालक में अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो वो भी क्या कहलाती है?
विद्युत धारा कहलाती है। अब दो बातों के बारे में और हम डिस्कशन करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, हम बात करते हैं इसकी SI मात्रा की। तो I इज इक्वल टू, हम क्या कह रहे हैं, Q/T। यदि किसी चालक में 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो, हम SI मात्रा की बात कर रहे हैं, तो उससे बहने वाली धारा कितनी कहलाती है, 1 एम्पियर कहलाती है। तो समझ गए कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर, और इसे कैपिटल A से दर्शाते हैं। समझ गए। यदि किसी चालक में 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो बहने वाली धारा कितनी कहलाती है, 1 एम्पियर कहलाती है। सरल सी बात है। तो 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। लोगों ने कहा कि ये कैसी राशि होती है, ये अदिश राशि होती है। क्यों होती है अदिश राशि, क्योंकि इसकी कोई भी निश्चित दिशा नहीं होती, इसका केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है। वह राशि जिसका केवल और केवल परिमाण हो, जिसकी कोई निश्चित दिशा ना हो, ऐसी राशि को हम अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि की दिशा नहीं होती, सिंपल सी बात है, ये कहीं पे भी प्रवाहित हो सकती है, तो इसलिए ये सदिश नहीं है, ये अदिश है। अगर हम इसके विमीय सूत्र की बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है, इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एम्पियर को ए से दर्शाते हैं। जब एम्पियर को ए से दर्शा दिया तो एम का घात 0, लंबाई का घात 0 और समय का घात 0, तो इसका विमीय सूत्र हो गया m0 l0 t0 इंटू ए, m0 l0 इंटू ए हो गया। तो बच्चों देखिए बात समझ में आती है, सिंपल सी बात है। बहुत सारी बातें हो गई। पहली बात ये हो गई कि जब आप इस समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। भौतिकी की वो शाखा, विद्युत की वो प्रकार जहां पर आवेश गतिशील अवस्था में होते हैं, ऐसी विद्युत को धारा विद्युत के नाम से जानते हैं। वैसे भी कई बार एक ही बात बोली है कि धारा धारा धारा, जिसमें बहने का गुण होता है उसी को धारा कहा जाता है। सिंपल सी बात है। तो बात समझ में आती है, सरल सी बात है। ये हमारे द्वारा प्रदान की गई आपको ऑनलाइन क्लास है, जो आप घर बैठे भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप अपनी ऐसी विषम परिस्थितियों में भी आपको ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं कि आप घर बैठ करके ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर रहे हैं। लेकिन घर पे मेहनत करने की ज़रूरत है। जब आपको ऑनलाइन के रूप में हम नोट्स भेज रहे हैं तो उन नोट्स को अच्छी तरीके से लिखिए और समझिए। ये अदिश राशि होती है, इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। एक बहुत प्रचलित प्रश्न आता है, ठीक है, इसी पर आधारित, कि यदि 1 एम्पियर धारा, कितनी, 1 एम्पियर धारा किसी चालक से, कैसे चालक से, यदि 1 एम्पियर की धारा किसी चालक से, सिंपल सी बात है, बोल रहा हूं मैं, रोशनी नहीं दिख रही होगी, 1 एम्पियर की धारा, वो लाइट कहीं ना कहीं आई जाती है। 1 एम्पियर की धारा किसी चालक से कितने समय में प्रवाहित हो, 1 सेकंड में प्रवाहित हो, 1 सेकंड में प्रवाहित हो। तो हम जानते हैं, पहले भी हम कह रहे हैं कि जो धारा है वो किसके रूप में प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रवाहित हो रही है। तो वो पूछ रहा है तब बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। सिंपल सी बात है। तो बात समझ में आती है। वो कह रहा है कि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित होती है, तो बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन में I का मान 1 एम्पियर दे रहा है, क्वेश्चन में समय का मान 1 सेकंड कह रहा है, सरल सी बात है, और पूछ रहा है कि बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है। हमारे पास I के 2 सूत्र होते हैं। हमारे पास I का एक फॉर्मूला है I = Q/T, और एक I का फॉर्मूला है I = Q की जगह रख दिया NE/T। धारा का मान कितना कह रहा है, धारा का मान वो कितना कह रहा है, सिंपल सी बात है, धारा का मान 1 एम्पियर कह रहा है, तो धारा की जगह अपन ने क्या रख दिया, 1 एम्पियर रख दिया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और समय का मान कितना दे रहा है, 1 सेकंड दे रहा है। ये राशि यहाँ पहुंच जाएगी तो n = हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁹, और सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद 6.25 × 10⁻18 आ जाएगा। यही उत्तर हो गया कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित हो रही है तो सिंपल सी बात है, बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन।
तो आज मैंने यूनिट नंबर 2 का शुभारंभ कर दिया। सिंपल सी बात है। और इस यूनिट नंबर 2 को हम क्या कह रहे हैं? धारा विद्युत कह रहे हैं। धारा विद्युत सरल सी बात है। धारा विद्युत एक भौतिकी की, लाल तौलिया दे देना बेटा मुझे। धारा विद्युत भौतिकी की वो शाखा होती है जहाँ आवेश के समस्थान होते हैं, गतिशील अवस्था में होते हैं। आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। I इक्वल टू क्या हो जाता है? Q/T होता है। क्वांटीकरण के सिद्धांत से Q बराबर NE/T हो जाता है। सिंपल सी बात है। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? सरल सी बात है। I इक्वल टू क्या हो गया आपका? I इक्वल टू क्या हो गया? NE/T हो गया। अब चूंकि हम समझ गए कि चालक में 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होती है तो बहने वाली धारा 1 एम्पीयर कहलाती है। बात समझ में आती है। इसका विमीय सूत्र क्या हो गया? I इक्वल टू M0L0 T0A हो गया। 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड में प्रवाहित होगी तो बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणित 10 की घात कितनी हो जाएंगी? गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चलिए, ये पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ, विद्युत धारा। अब हम इसकी दूसरी चीज चालू करते हैं, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। जब किसी पाइप से जल की धारा बहेगी तो पक्की बात है उस पाइप की मोटाई पे बहने वाली धारा का फ्लो निर्भर करेगा कि किस फ्लो से वो धारा प्रवाहित हो रही है। तो ठीक ऐसे ही आपके पास जो चालक होगा उसका कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा और इस क्षेत्रफल को कौन सा कहते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। किसी एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ही क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाती है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उसको हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो हम लोग समझ गए किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। सिंपल सी बात है। और इसको अपन क्या कह देते हैं? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। तो बात समझ में आती है? बड़ी सरल सी बात है। 1 मिनट, ठीक है। ये आपका धारा घनत्व टॉपिक भी फिनिश हो गया। सरल सी बात है। अब आगे की बात कर रहे हैं हम। आगे की जब बात कर रहे हैं तो अगला जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक आ रहा है अनुगमन में। सिंपल सी बात है। देखिए, कई बच्चों को मैं जानता ही नहीं हूँ, बहुत सारे बच्चे घर बैठे क्लास अटेंड कर रहे हैं। आइए बात समझ में। तो हमारा उद्देश्य ये है कि इस कोविड-19 की विषम परिस्थिति में भी आप घर बैठे इस सुविधा का लाभ उठाएं। सरल सी बात है, पढ़ाई करें क्योंकि बेटा बोर्ड का एग्जाम है और जब पढ़ाई करेंगे तभी सफलता निश्चित होगी। तो देखिए, यहाँ पर बात समझ में आती है। ये हो गया आपका धारा घनत्व। अगला जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? किसी भी चालक में 2 चीजें पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन भी पाई जाती है और प्रोटॉन भी पाई जाती है। लेकिन प्रोटॉन किसके अंदर होते हैं? नाभिक के अंदर होते हैं। सिंपल सी बात है। अब बात आई प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं तो बहु संख्या में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले तो मैं समझा रहा हूँ आपको अनुगमन वेग। क्या समझा रहा हूँ आपको? अनुगमन वेग। और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा धारा और अनुगमन वेग में संबंध। किस किस में? धारा और अनुगमन वेग में संबंध। धारा और अनुगमन वेग में संबंध। देखिए, ये जो संबंध होता है वो सूत्र होता है I इक्वल टू NeAVD। N एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और VD को कहते हैं अनुगमन वेग। एक्चुअली अंग्रेजी में अनुगमन वेग को किस नाम से जानते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। बात समझ में आती है? अनुगमन वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो देखिए, बात समझ में आती है। सरल सी बात है। जब इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उनकी संख्या बहुआयाम होती है, मतलब बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराते हैं, सिंपल सी बात है, तो इनका जो वेग है वो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है ये गतिशील हो। सोचने वाली बात है, हम कहीं पर जाकर बैठ गए, किसी चीज से हम चिपक गए, आ रही है बात समझ में? अब हम ही चिपक गए तो यार उठ ही नहीं पाएंगे कुर्सी पे से। तो कहने का अर्थ है फिर ऐसी स्थिति में हम बाहर से बल लगाएंगे। तो यहाँ पर भी इस चालक पर क्या रहता है? बाहर से हम बैटरी से जोड़ते हैं।
जब इस चालक तार को बैटरी से जोड़ा जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन टकरा गए थे उनका वेग 0 हो गया था। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, विभवांतर आरोपित करने पर इस चालक के चारों ओर विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में v वेग से गति करने लगेंगे। पहले टकराने पर इनका वेग कितना हो गया था, 0 हो गया था। जब इनको बाहर से ऊर्जा दी तो बाहर से विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो गया, तो ये क्या करने लगे, इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित वेग से गति करने लगे। तो थोड़ी देर के पश्चात पहले वेग 0 था, फिर वेग v हो गया और इनका औसत वेग हो गया u + v डिवाइडेड बाय 2, अर्थात इनका ये क्या हो गया, औसत वेग हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक नियत औसत वेग से गति करते हैं। जब चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं उनका वेग 0 हो जाता है। वेग 0 हो जाता है, बाहर से फिर क्या करना पड़ता है, विभवांतर आरोपित करना पड़ता है। थोड़ी देर के पश्चात ये इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से गति करने लगते हैं और इलेक्ट्रॉनों का जो नियत औसत वेग होता है उस नियत औसत वेग को ही हम किस नाम से जानते हैं, अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं। तो किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का, बोलो, किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का जो नियत औसत वेग होता है उसी को हम अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं और उसे वीडी से दर्शाते हैं। वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमें संबंध निकालना है धारा और अनुगमन वेग में। इस सूत्र में I धारा है, N एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और BD अनुगमन वेग है। हम जानते हैं धारा का सूत्र कितना होता है, हम जानते हैं कि विद्युत धारा I = Q/T होता है और Q बराबर क्या होता है बच्चों, NE होता है। कैपिटल बोले सर आप तो स्मॉल n लेते थे, इस बार मैंने कैपिटल N इसलिए ले लिया क्योंकि मैं इस चालक में संपूर्ण आयतन में उपस्थित, संपूर्ण, इसकी लंबाई L है, इसका क्षेत्रफल ये है, इस पर लगाया गया विभवांतर V है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, अनुगमन वेग BD है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, इसके संपूर्ण आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ले लो। स्मॉल n क्या होता है, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो संपूर्ण आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैं क्या करूंगा, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मैं आयतन में मल्टीप्लाई कर दूंगा जिससे कि पूरे आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाए। यहाँ भी वेग नहीं है, यहाँ भी टोटल आयतन है उस चालक का, जिससे कि उस चालक में उपस्थित होने वाली टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब आयतन का मान निकालना है, n। आयतन का मान क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लेकिन लंबाई गुणित चौड़ाई की जगह यहाँ क्षेत्रफल a है और ऊंचाई की जगह यहाँ लंबाई l है, तो ये आ गया आपका q का मान। सिंपल सी बात है। अब चूंकि एक चीज और है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। हमें इधर काय का मान चाहिए, समय का, तो समय बराबर आ गया N/v। देखो ये आ गया q का मान और ये आ गया t का मान। इन दोनों का मान हम क्या रख दें, समीकरण नंबर 1 में रख दें। जो अपन को सिद्ध करना है वो सिद्ध हो जाएगा। देखिए बात समझ में आती है, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। I = q की जगह आ गया N/E बटे समय का मान कितना आ गया, L/VD। L से L कट गए, हर का हर अंश बन गया। I = NEAVD इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। आप देख लीजिए जी सूत्र और जी सूत्र, ये सिद्ध हो गया, ये धारा और अनुगमन वेग में संबंध हो गया। तो आज यूनिट नंबर 2 का शुभारंभ किया। इस यूनिट नंबर 2 का नाम धारा विद्युत है। धारा विद्युत भौतिकी की वो शाखा है जहाँ पर आवेश के सब स्थान होते हैं, गतिशील अवस्था में होते हैं। आवेश जहाँ पे गतिशील अवस्था में होते हैं, ऐसी विद्युत को हम धारा विद्युत के नाम से जानते हैं। पूरी यूनिट नंबर 2 धारा विद्युत के लिए समर्पित है। मतलब पहला टॉपिक पढ़ा है मैंने विद्युत धारा से, आप क्या समझते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल सी बात है। I = Q/T होता है, ठीक है। और आवेश किसके रूप में गतिशील होते हैं, इलेक्ट्रॉन के रूप में गतिशील होते हैं, तो I = NE/T हो गया। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होते हैं, तो सिंपल सी बात है, पहले वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। ये अदिश राशि होती है। धारा घनत्व क्या होती है, J = क्या होती है, धारा घनत्व क्या होती है, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा घनत्व कहलाती है। G = I/A होता है। तीसरी चीज, अनुगमन वेग, किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का जो नियत औसत वेग होता है उसी को हम अनुगमन वेग कहते हैं, उसे VD से दर्शाते हैं।
दिखाते हैं। वो कैसे आता है वो भी बता दिया। चालक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, टकरा जाती हैं, टकराने से उनका वेग शून्य हो जाता है। जब बाहर से विभवांतर आरोपित करती हो तो थोड़ी देर के पश्चात वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक नियत औसत वेग से क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। और किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का जो नियत औसत वेग होता है उसी को अनुगमन वेग कहते हैं। धारा और अनुगमन वेग में संबंध I = NE/VD होता है। तो इसके लिए धारा का सूत्र लगाया, आवेश बटे समय। आवेश का मान NE होता है, N का मान सिंपल सी बात है N × V × E होता है। N की आयतन की जगह × N लिख लिया, Q का मान यहाँ पुट कर दिया, समय की जगह विस्थापन बटे वेग रख दिया। सॉल्व करने के बाद आ गया I = NE/VD इति सिद्धम हैंसप्रूफ। ये धारा और अनुगमन वेग में संबंध हो गया। ठीक है, तो